हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर मान लो कोई एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है, बॉडी में एंटर करता है, तो उस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज बनाई जाती है और एंटीबॉडीज बनाने का काम होता है बी सेल का। बी सेल, अब बी सेल में भी अगर देखा जाए तो बी सेल दो प्रकार की बनती है। एक बनती है प्लाज्मा सेल्स और एक बनती है मेमोरी सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स का काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना और मेमोरी सेल्स का काम होता है कि फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई एंटीजन आता है तो वो तुरंत ही एक्टिवेट होकर के प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो यानी सेकंड रेस्पॉन्स। अब दो चीजें हैं, एक है एंटीजन और एक होता है इम्यूनोजन। तो देखो, एंटीजन का काम होता है लगा के एंटीबॉडी और एंटीजन की रिएक्शन तक, और इम्यूनोजन होता है ये एक इम्यून रेस्पॉन्स पैदा करता है जिसकी वजह से ये बी सेल्स एक्टिवेट होती है और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। लेकिन एंटीजन का काम होता है कि इम्यूनोजेनिसिटी भी रखता है और उसके बाद ये आगे एंटीबॉडी से रिएक्शन भी करता है। लेकिन इम्यूनोजन केवल यही तक काम रखता है कि ये केवल बी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। अब हम यहां पढ़ने वाले हैं आज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एक बात और समझ लीजिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही प्रोटीन से बने होते हैं। सबसे जो स्ट्रॉन्ग एंटीजन माना गया है वो प्रोटीन का है, उसके बाद जो हल्का है थोड़ा वो लिपिड का होता है और सबसे हल्का होता है कार्बोहाइड्रेट का। दूसरी बात, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ का जानते हैं। हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो जानता है कि कौन सेल्फ है और कौन नॉन सेल्फ है। कभी भी सेल्फ की प्रोटीन के अगेंस्ट विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण नहीं किया जाता है। हमेशा जो बाहरी प्रोटीन या बाहरी एंटीजन होता है उसी के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभार अगर मान लीजिए किसी स्वयं की एंटीबॉडी के प्रति, स्वयं के एंटीजन के प्रति या स्वयं की प्रोटीन के प्रति भी एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है तो वो एक प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम एलर्जी कहते हैं, उत्पन्न होती है। अब बात आती है एंटीजन एंटीबॉडी की। तो देखो, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर ये है। ये वेरिएबल रीजन है, दिस इज कांस्टेंट रीजन। तो ये वाला जो पोर्शन है ये और ये इस तरह से, तो इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं पैराटॉप। ठीक है। दूसरा होता है एंटीजन। तो एंटीजन, जैसे मान लो ये एंटीजन है और इस एंटीजन पर जगह जगह पर इस प्रकार की साइट्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं एपिटोप। ठीक, या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट यानी एक एपिटोप एक निश्चित संरचना वाले एंटीबॉडी से ही जुड़ता है। यानी कि हम ये कहें कि एंटीजन और एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर है
वो अगर एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, यानी कि जुड़ने के लिए पूरक है, तो ही एंटीजन उस एंटीबॉडी से जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। ठीक। अब बात ये है कि जब ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ जुड़ती है तो उसके बाद फिर ये इसको समाप्त करती है। ठीक है, ये है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, वो हम इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं। देखिए, जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, किसी भी प्रकार से आए, चाहे वो खाने से आ रहा है, चाहे वो किसी बाइट करने से आ रहा है, किसी के डंक मारने से आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा है कोई भी एंटीजन, तो उस एंटीजन को पहले तो पहचाना जाता है कि वो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है। जब एक बार उसको पहचान लेते हैं कि भाई ये नॉन सेल्फ है, तो उसके बाद फिर इस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण शुरू होता है। अब देखो, सबसे पहले तो क्या है कि जो एंटीजन आता है, उस एंटीजन के लिए फिक्स किया जाता है कि बी सेल्स इसको पहचानती है। ये समझो, वैसे तो टीएच सेल्स और टीसी सेल्स होती है पहचानने के लिए, लेकिन फाइनली जो वर्क मिलता है बी सेल्स को ही मिलता है, क्योंकि बी सेल्स ही एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। एक बात बता दो कि जो दो ही सेल्स होती है इम्यून सिस्टम की, एक तो बी सेल्स है और एक है टी सेल्स, ये बोन मैरो के अंदर, और एक टी सेल्स जो थाइमस के अंदर बनती है। तो ये जो टी सेल्स होती है ये दो प्रकार की हैं, एक है टीएच सेल्स और एक है टीसी सेल्स। जो टीएच सेल होती है, इनके साथ दो चीज और जुड़ी होती है, MSC सेकेंड और CD4 प्लस, और इसके साथ जुड़ता है MSC फर्स्ट और CD8 प्लस। ठीक है, MSC मतलब मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। जब भी किसी को कोई भी ऑर्गन डोनेट किया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी बॉडी, जिसको हम जो रेसिपिएंट है, इसको हम दे रहे हैं, वो उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करेगा, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो रिजेक्ट करने में सबसे बड़ा, रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने में सबसे बड़ा रोल होता है MSC का, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये टीएच सेल्स और टीसी सेल्स है, ये साइटोकाइंस बनाती है, तो वो साइटोकाइंस फिर बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। अब जो बी सेल्स बनी है, ये बी सेल्स बहुत सारी बनती हैं, है ना। तो ये बी सेल्स जो है बहुत सारी बनती हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलीक्लोनल। क्या कहते हैं? पॉलीक्लोनल। अभी तक पॉलीक्लोनल बहुत सारी सेल्स बनी है, और वो भी अलग अलग एंटीजन के लिए बनी है, सिंगल एंटीजन के लिए नहीं बनी है, अलग अलग एंटीजन के लिए बनी है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीक्लोनल। अब उनको पता लग गया कि भाई इसने पॉलीक्लोनल में जो प्लाज्मा सेल्स थी, उनमें से किसी एक प्लाज्मा सेल में, यानी कि पॉलीक्लोनल बहुत सारी सेल्स हैं जो बहुत सारे एंटीजन के लिए हैं, उनमें से एक सेल ने, जो एक प्लाज्मा सेल है, मतलब एक बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हुई, और एक ने एक एंटीबॉडी का निर्माण किया, और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ जुड़ गई। अब इनको पता लग गया कि केवल हमको एक ही प्रकार की एंटीबॉडी बनाने वाली प्लाज्मा सेल बनानी है, बाकी नहीं बनानी है। तो इस प्रकार से अब ये केवल वन टाइप ऑफ सेल्स रेप्लिकेट होगी, या उसकी जो रैपिड ग्रोथ होगी, तो इसको हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। इसे हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। दिस इज क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है, दोबारा समझिए एक बार कि जब कोई एंटीजन आता है, उस एंटीजन के लिए बी सेल्स, यानी कि ये यहाँ से टीसी सेल्स जो है वो इसको पहचान लेती हैं कि वो अपना है या पराया है। उसके बाद ये साइटोकाइन रिलीज करती हैं, और उस साइटोकाइन के रेस्पॉन्स से बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट जिनको हम कहते हैं, वो निकलती हैं। तो बी सेल्स बहुत सारे
एंटीजेन, बहुत सारे एंटीबॉडी बनाने वाली होती हैं, ठीक है। अब उनको हम कहते हैं पॉलीक्लोनल सेल्स। अब इनमें से एक बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है और वो उस पार्टिकुलर एंटीजन के साथ जुड़ जाती है। तो इस तरह से जब एक एंटीजन के साथ एक एंटीबॉडी जुड़ जाती है तो अब इनको पता लग जाता है कि इस तरह का एंटीबॉडी बनाना है, तो बाकी की जो सेल्स है वो सब दब जाती हैं, डिप्रेस हो जाती हैं, और एक जो सेल है उसकी ग्रोथ रैपिड रूप से बहुत तेजी से होती है और बहुत सारे वो सेल्स बनाती है ताकि वो अधिक से अधिक प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो और अधिक से अधिक एंटीबॉडी बना सके। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन। अब आती है बात मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी कि इस तरह से ये थी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। अब दूसरी बात ये है कि एक ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के ऊपर कई मैनी एंटीजन की जुड़ने की साइट्स हैं, यानी कि पैराटॉप है, मैनी एंटीजन। तो इसको हम कहते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी है, इसको हम कहेंगे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, यानी कि जब एक एंटीबॉडी पर कई एंटीजन के जुड़ने के स्थान होते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। हम पढ़ने वाले हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब देखो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज के हमें इन द बॉडी बहुत सारे यूज हो सकते हैं, लेकिन बाहर के जैसे कुछ ट्रीटमेंट, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए है, उसके लिए हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चाहिए क्योंकि एंटीजन एक ही प्रकार का होता है। तो इसलिए उस एक एंटीजन को मारने के लिए बहुत सारे जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक साथ जाएंगे तो फिर वो केवल उसी को टारगेट करेंगे, उस पार्टिकुलर एंटीजन को ही टारगेट करेंगे, सबको नहीं करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे मोनोक्लोनल। अब देखो अगर यही एंटीबॉडी के ऊपर केवल एक ही एंटीजन को जुड़ने का स्थान हो तो कई जगह पर एक ही एंटीजन आके जुड़ेगा। देखो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल पर कई एंटीजन जुड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक एंटीजन एक ही एंटीबॉडी से जुड़ेगा। अगर ये अलग अलग एंटीबॉडी से जुड़ेगा तो उसको हम क्रॉस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अगर एक एंटीबॉडी के ऊपर एक ही एंटीजन को जुड़ने के स्थान है तो उसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये हो गया क्लोनल सिलेक्शन। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं, पॉलीक्लोनल क्या होते हैं, ये सब हमने यहां पर देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जिक्र करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को जो बनाया है वो ज्यादातर तो रैबिट के अंदर या फिर माउस के अंदर बनाया है, माउस, ठीक है। माउस में क्या करते हैं कि हम किसी भी जिस पार्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना चाहते हैं उस एंटीजन को इंजेक्ट कराते हैं, मतलब शरीर के अंदर डालते हैं, जिससे क्या होगा उसके अंदर एंटीबॉडी बनेंगी, एंटीबॉडीज बनेंगी। ये हम थोड़ा यहीं पर छोड़ देते हैं। देखो भाई क्या होता है कि ये सब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने का काम है ये सब सेल के बाहर होगा, इनकी बॉडी से बाहर होगा। तो इसको हम कहते हैं इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो अगर सेल में या बॉडी के अंदर होता है तो उसको हम कहते हैं इन विवो। तो देखो हमारे पास क्या है कि जैसे बी सेल्स हैं तो बी सेल्स की जो लाइफ है वो कम होती है, लाइफ लो होती है, क्योंकि बहुत ही कम होती है। तो ये क्या है कुछ समय बाद डाई आउट कर जाती है, मर जाती है। हमने क्या किया है, माउस का जो माउस है उसमें जो एंटीजन है उसको इंजेक्ट किया है। अब हम क्या करते हैं उस माउस को मार देते हैं, मारने के बाद उसके स्प्लीन को निकालते हैं
और स्प्लीन में से जो ये सेल्स हैं, जो बी सेल्स हैं, इनको हम वहां से बाहर निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो बी सेल्स जो अकेली है, मैंने बताया कि ये बी सेल्स कुछ समय बाद मर जाती हैं। हालांकि काम तो देखो बी सेल का ही है कि बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगी और जब प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का निर्माण करेगी तो एंटीबॉडी का निर्माण तो निश्चित रूप से बी सेल ही करेगी, इसमें तो कोई अलग वाली बात है। ठीक है, हमको लेकिन अब समस्या ये आ गई कि बी सेल तो कुछ समय बाद मरेगी, फिर एंटीबॉडी कैसे बनेगा? भाई यहां से हमने एक एंटीजन दिया था, उस एंटीजन के अगेंस्ट ही हमने एंटीबॉडी जो बना रही है बी सेल्स उनको निकाला है। तो अब ये बी सेल्स ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगी उसमें मीडियम में, तो फिर ये तो समस्या हो गई, फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनेगा? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए हमको एक ऐसी सेल्स चाहिए जिसकी अनलिमिटेड ग्रोथ हो, तो उस सेल को हम कहते हैं माइलोमा सेल। माइलोमा सेल्स, इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ है, इमोर्टल सेल कहते हैं इसको, ये अमर है, लाइक कैंसर सेल, इमोर्टल सेल्स है। ठीक है, हमारे पास दो तरह की सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, बी सेल्स, एक माइलोमा सेल्स। तो बी सेल्स की लाइफ कम है, माइलोमा सेल्स की लाइफ अधिक है, लेकिन माइलोमा सेल्स के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है, एंटीबॉडी केवल बी सेल ही बना सकती है। तो देखो यहां वो है कि हम ये बी सेल है और जो माइलोमा सेल है, इन दोनों को हम यहां पर मिला देते हैं इस तरह से। अब थोड़ा सा यहां आप ध्यान दीजिए, मैं अलग अलग डायग्राम या अलग अलग खुद से मैं इनको बना रहा हूं। ये है बी सेल और ये है माइलोमा सेल। ठीक है, जब इन दोनों को यहाँ पर पीईजी माध्यम में, पॉली इथाइल ग्लाइकोल माध्यम में या फिर किसी भी तरीके से इन दोनों सेल्स को डिफ्यूज किया जाता है, तो हमको यहाँ पर 3 प्रकार की सेल मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी? एक तो मिलेंगी बी सेल इस तरह से जुड़ी हुई, बी सेल। एक मिलेगी माइलोमा सेल इस तरह से, और एक मिलेगी हमको माइलोमा सेल और बी सेल इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब इसी जगह पर हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सी सेल्स तो हाइब्रिड है और कौन सी नहीं है। बस देखो ये ना, ये तरीका, इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडोमा। ये हाइब्रिडोमा है। बी सेल्स और माइलोमा सेल्स को जब डिफ्यूज किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, इनका फ्यूजन किया जाता है, तो ये दोनों सेल मिलकर के अब एक ही सेल की तरह व्यवहार करती हैं, जिससे दोनों गुण हो जाते हैं इनके अंदर। बी सेल का काम भी एंटीबॉडी का निर्माण करना, और माइलोमा सेल का काम भी किसको मरने नहीं देना, दोनों काम हो जाते हैं। और फिर ये लगातार बाद में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती रहती है। तो इस तरह से ये बी सेल्स और ये माइलोमा सेल्स, ये दोनों हटानी है हमको चाहिए केवल ये, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। तो इनको हटाने के लिए, इनका सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास होता है एक हैट मीडियम, HAT। हैट मतलब हाइपोजेंथिन हैट का पूरा नाम है हाइपोजेंथिन एमिनोप्टेरिन और थाइमिडिन। ये 3 H, A और T इस तरह से, इन 3 से बना है HAT। ये एक माध्यम है, यानी कि जिस ट्रे के अंदर, जैसे मान लो ट्रे है,
जिस ट्रे में हम इन सेल्स को ग्रो कर रहे हैं वहां पर हम हेड मिला देते हैं, HAP, हाइपोजेंथिन, एमिनोटेरिन एंड थाइमिडिन। अब होता यह है कि जो हाइपोजेंथिन है, एमिनोटेरिन है और थाइमिडिन है, इनमें ऐसा क्या है कि ये केवल हाइब्रिडोमा को छोड़ते हैं, बाकी सबको ये नष्ट कर देते हैं। देखो, इसका तो हमको पता है, इस सेल का हमको पता है कि इस सेल का लाइफ टाइम कम है, तो आफ्टर सम टाइम ये डाई आउट, यानी कि ये मर जाती है। आफ्टर सम टाइम दे डाई आउट, ये मर जाती है कुछ समय बाद। ये इम्बोर्टल सेल ये नहीं मरेंगी। अब माध्यम में अगर हम अधिक दिनों तक रखें तो देखो ये इम्बोर्टल सेल है, इसके अंदर दोनों के गुण हैं। तो देखो अगर लंबे समय तक रखें तो ये समस्या हमारी समाप्त हो जाएगी, भाई बी सेल्स तो अपना आप समाप्त हो जाएगी, इसके हमें हटाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये दो सेल बच गई, ये और ये अब कंफ्यूजन वाला काम है कि ये कैसे हटेगी, हमको केवल ये चाहिए। तो बस इसी के लिए होता है हेड मीडियम। अब देखो हेड मीडियम क्या है, मैं आपको बताऊं कि जो माइलोमा सेल्स है इसके अंदर गुण है कि ये लगातार डिवाइड करती है, ठीक है। हमने एक केमिकल जिसका नाम है एमिनोटेरिन वो डाला हुआ है माध्यम में। तो देखो एमिनोटेरिन की गति क्या, मतलब क्रियाविधि, यहां पर एमिनोटेरिन, हाइपोजेंथिन और थाइमिडिन, ये भी सुनना भी क्या काम आएंगे, लेकिन पहले इसके लिए काम आता है एमिनोटेरिन। तो देखो सेल के अंदर एक मिनट देखिए, सबसे जो मेन पदार्थ है या मेन जो मटेरियल है सेल के लिए जो रेप्लिकेशन के लिए चाहिए वो है डीएनए। क्योंकि देखो यहाँ पर जो सेल्स है ये सेल्स बार बार डिवाइड होगी, अपनी संख्या बढ़ाएगी, तो डिवाइड होने के लिए उसका जो आनुवंशिक पदार्थ है उसका डबल होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल डबल होना चाहिए। डबल कब होगा? ये डबल तब होगा जब इसका रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण। तो डीएनए के संश्लेषण के लिए दो पाथवे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। इसके दो पाथवे हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है डी नोवो पाथवे, ठीक है, और एक होता है सैल्वेज पाथवे। तो डी नोवो पाथवे में डी नोवो जो पाथवे होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है किससे? एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड यानी कि ग्लाइसिन जैसे एमिनो एसिड प्लस एक डाइहाइड्रोफोलेट प्लस एस्पार्टेट प्लस डाइहाइड्रोफोलेट, इन चीजों से होता है एमिनो एसिड प्लस एस्पार्टेट प्लस डाइहाइड्रोफोलेट, ये चीज। उसके बाद जो साल्वेज पाथवे है उसमें तो केवल रिसाइकलिंग होती है, इसमें रिसाइकलिंग होती है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी जब सेल मर जाते हैं तो उनका जो मटेरियल होता है उसी का यूज होता है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब रिसाइकलिंग के लिए जो एंजाइम काम में आते हैं उनका नाम है HGPRT। रिसाइकलिंग में जो एंजाइम्स काम में आते हैं उनका नाम है, जो एंजाइम्स हैं इसके, उनका नाम है, एक है HGPRT और एक है TK। अभी मैं पूरी फॉर्म लिख दूंगा ऊपर, थाइमिडिन काइनेज और
हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो इस तरह से ये एंजाइम इसके लिए काम में आए और ये जो चीज है ये इसके काम में आए। अब देखो बात ये है कि एमिनोप्टेरिन जो होता है ये डीनोवो पाथवे को रोक देता है और साल्वेज पाथवे को चालू करता है। देखो यहां पर लिख देता हूं, डीनोवो और साल्वेज। तो एमिनोप्टेरिन जो है वो इसको स्टॉप कर देता है और इसको स्टार्ट कर देता है। एमिनोप्टेरिन जो है वो इसको स्टार्ट कर देता है और इसको चालू कर देता है। अब मैं वापस से इसी के पास आता हूं शुरू में। देखो इतना हमने देख लिया कि जब हेट मीडियम हाइपोजेंथिन एमिनोप्टेरिन थायमिडिन तो है, ये तो मर ही जाएंगी क्योंकि इनका लाइफ टाइम ज्यादा नहीं है। बची हमारे पास ये दोनों, हमको ये चाहिए, ये भी मारनी है, तो इसके लिए हमने हेट मीडियम लिया है। तो एमिनोप्टेरिन जो है हेट मीडियम से ये डीनोवो और साल्वेज पाथवे से डीनोवो को स्टॉप करता है और साल्वेज को स्टार्ट करता है। अब साल्वेज और डीनोवो है क्या, ये भी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के प्रोसेस हैं या टाइप्स हैं। एक डीनोवो पाथवे है, इसके अंदर एमिनो एसिड ग्लाइसिन खासकर प्लस एस्पार्टेट और प्लस डाइहाइड्रोफोलेट, इन चीजों का यूज करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किया जाता है। और दूसरा है साल्वेज, इसमें रिसाइकलिंग होती है न्यूक्लियोटाइड की। और रिसाइकलिंग के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है HGPRT हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, और एक है थायमिडिन काइनेज। ठीक है, अब ये एंजाइम इसकी रिसाइकिल करते हैं। अब देखो जब डीनोवो बंद हो गया तो सीधी सी बात है भाई साल्वेज चालू होगा। जब डीनोवो बंद हो जाता है तो फिर साल्वेज चालू होता है। अब देखो साल्वेज पाथवे के लिए हमको जरूरी है HGPRT और थायमिडिन काइनेज। तो देखो ये जो जो बी सेल्स होती है, इस बी सेल्स के अंदर HGPRT प्लस होता है, इनकी पाया जाता है, और थायमिडिन काइनेज भी पाया जाता है। ये यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ये HGPRT प्लस भी है और थायमिडिन काइनेज प्लस भी है। माइलोमा सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये माइलोमा सेल्स न तो HGPRT प्लस है और ना ही थायमिडिन काइनेज। HGPRT भी माइनस होता है और थायमिडिन काइनेज भी माइनस होता है। ठीक है, यानी ना तो ये इस एंजाइम के द्वारा और ना ही इस एंजाइम, मतलब इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। अब देखो दोबारा से, इसमें HGPRT प्लस है, थायमिडिन काइनेज के प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, ये सेल डाई आउट हो रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें अधिक लंबे समय तक डिवाइड होने का गुण नहीं है, ये मर जाएगी अपने आप। हमारे पास ये बची। अब देखो इन बची हुई में से देखो ये जो माइलोमा सेल्स हैं, ये माइलोमा जो सेल्स हैं, इसमें हमने एमिनोप्टेरिन लगाया तो इससे डीनोवो के जो पाथवे था वो बंद हो गया। क्या चल रहा, साल्वेज पाथवे। अब देखो बात ये है कि साल्वेज पाथवे के द्वारा इसमें रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर साल्वेज पाथवे को चलाने वाले एंजाइम नहीं है, ये माइनस नहीं है। जब ये इसके अंदर जब साल्वेज पाथवे को चलाने वाले एंजाइम्स नहीं है तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड का रिसाइकिल नहीं कर पाती है। जब न्यूक्लियोटाइड का रिसाइकिल नहीं कर पाती है तो फिर इसमें न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस रुक जाता है और आफ्टर सम टाइम दे विल डाई आउट, ये भी मर जाए। अब बची हमारे पास केवल ये। अब हम जो बनाते हैं एक सेल्स, इसमें क्या होगा, इसमें भाई वही होगा कि इस तरह से दोनों की जो जहां पर ये बनते हैं वो गल जाती है। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि भाई यहां से ये दोनों सेल जिस जगह पर मिली हुई थी वहां से इनकी वृत्ति गल जाती है और ये इस तरह से अब एक होने की कोशिश करेंगी, इस तरह से
और ये अब धीरे धीरे करके एक हो जाती है, और इसमें दोनों के साइटोप्लाज्म है और दोनों के केंद्रक है। ठीक है, ये इसका केंद्रक हो गया और ये इसका केंद्रक हो गया, और साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर दोनों के, अर्थात ये है बात कि इसमें दोनों के गुण हैं, दोनों के गुण हैं, यानी कि इसमें एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने वाले गुण भी हैं। ठीक है, और इमोर्टलाइजिंग गुण भी है। इसको हम कहते हैं हाइब्रिडोमा सेल, हाइब्रिडोमा सेल। इसमें दोनों गुण है, ये मरेगी भी नहीं और ये एंटीबॉडी का निर्माण भी करेगी, है ना। बी सेल है ना, मरेगी भी नहीं और एंटीबॉडी का निर्माण भी करेगी। तो इसको फिर हम करते हैं बाद में कल्चर, संवर्धन माध्यम में, और कल्चर करने से इसके जो हमने यहाँ पर सिंगल एंटीबॉडी दिया था, सॉरी सिंगल एंटीजन दिया था, तो सिंगल एंटीजन के प्रति यहाँ अगेंस्ट क्या बनेगी, मोनोक्लोनल बनेगी, सिंगल एंटीबॉडी। तो इसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो इस प्रकार से हम इस माध्यम से इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।